तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय यही है, गांधी युग 1915 से 1947। आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए ये कालखंड सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सत्ता बदलने का समय नहीं था। नहीं, ये पूरे देश की सामाजिक और वैचारिक चेतना के जागने का समय था। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इन ऐतिहासिक घटनाओं का एक बेहद विस्तृत माइंड मैप है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के बीच ऐसे दस्तावेज बहुत लोकप्रिय होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ तारीखें और नाम रटना नहीं है। आज हम उस वैचारिक तंत्र और उन रणनीतियों को डिकोड करेंगे जिन्होंने लंदन से पढ़े एक बैरिस्टर को करोड़ों लोगों का महात्मा बना दिया। मोहनलाल करमचंद गांधी की जो पृष्ठभूमि थी वो कोई साधारण नहीं थी। हाँ, स्रोत बताता है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, जिसे हम आज अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। जी। और उनके पिता करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था, वो राजकोट रियासत के दीवान थे। और ये एक बहुत अहम बात है। मतलब एक दीवान के घर में पलने का सीधा सा अर्थ है कि प्रशासन कैसे काम करता है, सत्ता के साथ मोलभाव कैसे किया जाता है। ये सब उन्होंने बचपन से देखा था। बिल्कुल। यही कारण है कि आगे चलकर जब वे ब्रिटिश वाइसरायों से टेबल पर बैठकर बातचीत करते थे ना, तो उनके भीतर कोई हीन भावना नहीं होती थी। हाँ, एक प्रशासनिक समझ उनके बहुत काम आई। उनकी माता पुतलीबाई थी, पत्नी कस्तूरबा गांधी, और उनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देरदास। और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्या थी, मीराबेन। सही कहा। लेकिन प्रशासन के साथ जो एक और चीज जुड़ी, वो थी उनकी वैचारिक नींव। मैं स्रोत में देख रहा हूं उनके जीवन पर 3 अलग-अलग शख्सियतों का बहुत गहरा प्रभाव था। जिन्हें उनके 3 गुरु कहा गया है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय और आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र। देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये तीनों विचारधाराएं बहुत अलग हैं। अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो ये किसी नेता के लिए एक कस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा लगता है। मतलब राजनीति, दर्शन और अध्यात्म का इतना सटीक संतुलन, ये बहुत अनोखी बात है ना। बिल्कुल, यही वो मिश्रण है जिसने उन्हें बाकियों से अलग किया। गोखले ने उन्हें सिखाया कि भारत की जमीनी हकीकत क्या है। मतलब संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कैसे काम किया जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय के साहित्य ने उनके भीतर राज्य विहीन समाज और अहिंसा के दर्शन को गहरा किया। और श्रीमद राजचंद्र? जब भी वे किसी नैतिक या आध्यात्मिक संकट में फंसे, तो श्रीमद राजचंद्र ने पत्रों के माध्यम से उन्हें सत्य और आत्मशुद्धि का रास्ता दिखाया। इन्हीं 3 धाराओं ने मिलकर उस विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया, जिसने उन्हें सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बनाया। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में भी ये झलकता है। बिल्कुल झलकता है। अब उनकी स्कूली शिक्षा राजकोट में हुई, कॉलेज भावन नगर के श्यामलदास कॉलेज में, फिर 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। लेकिन एक तरह से उनके विचारों का जो असली प्रशिक्षण था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वो उनकी प्रयोगशाला थी। मुझे तो वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब की तरह लगता है, जहां उन्होंने अपने सत्याग्रह के हथियारों का परीक्षण किया। माइंड मैप के अनुसार 1893 में वे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने डरबन गए थे। वो यात्रा महज एक कानूनी काम के लिए थी, लेकिन पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन की उस घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो ट्रेन वाली घटना? हाँ, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। इसके बावजूद सिर्फ उनके रंग के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर स्टेशन पर फेंक दिया गया। कोई और आम इंसान होता तो शायद इस व्यक्तिगत अपमान के बाद वापस भारत लौट आता। या फिर अदालत में हर्जाने का मुकदमा कर देता। बिल्कुल। और यहीं पर एक साधारण वकील और भविष्य के जननायक का अंतर स्पष्ट होता है। उन्होंने इस व्यक्तिगत अपमान को एक सार्वभौमिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में बदल दिया। उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार भी शुरू किया। और देखिए, उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र वाले कानूनों का विरोध कैसे किया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को हर समय अपने साथ एक पास रखना पड़ता था। बिल्कुल किसी अपराधी की तरह। हाँ, और इसके खिलाफ उन्होंने जो अहिंसक प्रतिरोध शुरू किया, उसी का परिणाम था कि 1914 तक अधिकांश रंगभेद कानून रद्द करवा दिए गए।
मतलब जब वे 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे तो वे कोई नौसिखिया नहीं थे। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक व्यक्ति का लौटना नहीं था, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। और यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनके भारत लौटने की वो तारीख 9 जनवरी आज भी हमारे वर्तमान से सीधे जुड़ी हुई है। प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ, इतिहास के इसी पन्ने को याद रखने के लिए दिवस मनाया जाता है। स्रोत में एक बहुत ही ताज़ा करंट अफेयर्स का लिंक है। 2003 में शुरू हुआ यह दिवस अब हर 2 साल में मनाया जाता है। और 2025 में इसका 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित होने वाला है, जिसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये देखना सच में अद्भुत है कि एक सदी से भी पुरानी घटना आज के परिदृश्य का इतना अहम हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन भारत लौटने के बाद उन्होंने तुरंत कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया था ना? नहीं, गोखले जी की सलाह पर उन्होंने पहले पूरे भारत का भ्रमण किया, लेकिन भ्रमण के साथ साथ उन्होंने एक वैचारिक ढांचा भी तैयार करना शुरू कर दिया था। मैं आश्रमों की बात सोच रहा हूँ। स्रोत बताता है कि दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, फिर भारत में 25 मई 1915 को कोचरब सत्याग्रह आश्रम, जो बाद में साबरमती नदी के पास शिफ्ट हुआ। हाँ, और बाद में उत्तराखंड में अनासक्ति आश्रम और महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम इन आश्रमों को एक नेटवर्क की तरह देख सकते हैं? मतलब ये सिर्फ रहने की जगह तो नहीं थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये आश्रम दरअसल सत्याग्रहियों की ट्रेनिंग अकादमियां थीं। एक अहिंसक आंदोलन को अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मतलब जब लाठियां बरस रही हों तब भी हाथ न उठाना। बिल्कुल। ये रातों रात नहीं आता। इसके लिए मानसिक और शारीरिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो इन आश्रमों में सिखाया जाता था। और अपने विचारों को फैलाने के लिए उनका अपना मीडिया नेटवर्क था। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया जैसे अखबार। बिना इन संस्थाओं और साहित्यों के उनका संदेश पूरे भारत में इतने व्यवस्थित तरीके से कभी नहीं फैल पाता। और उनकी किताबें भी तो थीं। 1909 की हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की थी। अखबार उनके पॉडकास्ट या सोशल मीडिया की तरह थे उस जमाने के। सच में वो अपने समय के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर थे। शायद इसी प्रभाव का नतीजा था कि दुनिया भर में उन्हें अलग अलग उपाधियां मिली। चंपारण के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा, और सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर रेडियो से बापू या राष्ट्रपिता कहा। वहीं विंस्टन चर्चिल ने चिढ़कर उन्हें अर्धनग्न फकीर कह डाला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। और ब्रिटिश सरकार ने 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। ये उपाधियां उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। मित्र और आलोचक दोनों की नजर से। खैर, अब आते हैं उनके भारत में शुरुआती आंदोलनों पर। 1917 से 18 का समय, इसे हम उनका एक टेस्टिंग फेज कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, जहां उन्होंने किसानों से लेकर मिल मजदूरों तक के मुद्दों को उठाया। स्रोत में 3 प्रमुख घटनाओं का जिक्र है: चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो भारत में उनका प्रथम सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वे वहां गए थे। हाँ, तिनकठिया पद्धति के विरोध में। और यहीं पर स्रोत में एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया गया है, जो इतिहास के पन्नों में अक्सर छुप जाता है। बख्त मियां का नाम। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। चंपारण में उनकी जान बचाई थी बख्त मियां ने। एक ब्रिटिश बागान मालिक ने उन्हें जहर वाला दूध पीने को दिया था, लेकिन बख्त मियां ने उन्हें बता दिया। ऐसे गुमनाम नायकों के बिना इतिहास कुछ और ही होता। चंपारण के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन था, जहां प्रथम भूख हड़ताल हुई थी प्लेग बोनस के विवाद पर। और उसी साल खेड़ा सत्याग्रह, जो प्रथम असहयोग था लगान माफी के लिए। इन 3 छोटे लेकिन सफल आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर पर जनता का उनके नेतृत्व पर भरोसा कायम कर दिया। लेकिन ये बढ़ता हुआ भरोसा ब्रिटिश सरकार को डराने लगा था, और इसी का परिणाम था 1919 का टर्निंग पॉइंट। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। बिना दलील, बिना वकील के किसी को भी जेल में डाल देना। इसके विरोध में 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। लेकिन फिर 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, और यहीं से जन्म होता है असहयोग आंदोलन का। 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई। लक्ष्य था 1 वर्ष में स्वराज। और नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ। वे खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बने, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। सब कुछ बहुत जोरों पर था, लेकिन फिर 5 फरवरी
1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होता है हाँ, भीड़ द्वारा थाने में आग, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। और इस एक घटना के कारण गांधी जी ने बारदोली से आंदोलन वापस ले लिया और इसे हिमालय जैसी भूल कहा। इस स्थगन के बाद स्रोत में 1924 के बेलगांव अधिवेशन का जिक्र है, कर्नाटक में। ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। सिर्फ एक बार अध्यक्ष बनना, ये भी उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, जो 1930 में हुआ। 12 मार्च को साबरमती से शुरू होकर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। 78 अनुयायी और लगभग 388 किलोमीटर का सफर। और उन्होंने नमक कानून तोड़ा। मुझे हमेशा ये हैरानी होती है कि नमक जैसी आम चीज को क्रांति का प्रतीक कैसे बना दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़े ना, तो नमक हर भारतीय की मेज से जुड़ा था। अमीर हो या गरीब, इस पर टैक्स लगाना सबसे बड़ा क्रूर प्रहार था। तो नमक ने सविनय अवज्ञा को हर घर की लड़ाई बना दिया। बिल्कुल। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने लंदन भी गए। लेकिन 1932 में एक और बड़ी घटना हुई, पूना पैक्ट। 24 सितंबर 1932 यरवदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच। सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में बहुत अहम था ना। हाँ, ये दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर था। पूना पैक्ट के जरिए एक मध्य मार्ग निकाला गया, जिसमें अलग निर्वाचक मंडल को त्याग कर प्रांतीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटों को बढ़ा दिया गया। और इसी साल उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। फिर 1934 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, ताकि वे रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दे सकें। लेकिन फिर आता है 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त को बॉम्बे के गवालिया टैंक से अगस्त क्रांति शुरू हुई और नारा था, करो या मरो। और क्रिप्स मिशन को उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक बड़ा कंट्रास्ट देख रहा हूँ। अहिंसा के सबसे बड़े पैरोकार का ये कहना कि करो या मरो। क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव ने उनकी भाषा बदल दी थी? देखिए, इस नारे को अक्सर हिंसा से जोड़कर देखा जाता है, जो गलत है। ये हिंसा का आह्वान नहीं था, बल्कि अंतिम और निर्णायक वैचारिक प्रतिबद्धता थी। मतलब या तो आजाद होंगे या जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, ये एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था। और इसी के डर से 9 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आगा खान पैलेस में रखा। लेकिन जनता रुकी नहीं और आखिरकार स्वतंत्रता का दिन आ गया, 15 अगस्त 1947। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्या? जिस व्यक्ति ने आजादी दिलाई, वो जश्न मनाने दिल्ली में नहीं था। वे कोलकाता के नोआखाली में दंगे शांत कराने में व्यस्त थे। ये ऐतिहासिक तथ्य इस बात का प्रमाण है कि वे सत्ता से कितने विरक्त थे। उनके लिए शांति स्थापना ज्यादा जरूरी थी। और इसी शांति के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। 30 जनवरी 1948, दिल्ली का बिड़ला भवन, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। और उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। मतलब उनके अंतिम दिन भी उनके मूल सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। बिल्कुल। तो आज हमने 1915 की वापसी से लेकर चंपारण, चौरी चौरा, दांडी, भारत छोड़ो और अंततः 1948 की शहादत तक का पूरा सफर देखा।